यह खेद की बात है कि प्रोफेसर मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आए। सिद्धांत और यथार्थ में कितना अंतर होता है, इसे देखने के बाद वह संभवतः अंतर को स्पष्ट कर सकते थे। फिलहाल यह अंतर एक पहेली बना हुआ है। यह अंतर उस ब्रह्म सिद्धांत के बावजूद है जिसकी दुहाई देते हुए ब्राह्मण यह कहते हैं कि ब्रह्म सभी प्राणियों में व्याप्त है और सभी प्राणियों में उसका वास है। यदि ब्राह्मण में ब्रह्म का वास है तो वह आदिवासी, जरायम, पेशा और अस्पृश्य में भी तो है। इन दो तथ्यों में अर्थात ब्रह्म सिद्धांत और उसके विपरीत आदिम जातियों, जरायम पेशा जातियों और अस्पृश्य जातियों के अस्तित्व में किस प्रकार हो सकता है। इस दलित वर्ग की तीन अलग अलग कोटियां हैं। एक कोटि उन लोगों की है जिन्हें आदिम जातियां कहते हैं। दूसरी कोटि जरायम पेशा वर्गों की सूची में शामिल जातियों की है। एक अलग तथा तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जिसे अस्पृश्य वर्ग कहते हैं। इन तीनों कोटियों के लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिम जातियों के लोगों की कुल संख्या 2,50,00,000 है। अब जरायम पेशा के रूप में सूचीबद्ध जरायम पेशा वर्गों की कुल संख्या कोई 45 लाख है। 1931 की जनगणना के अनुसार अस्पृश्यों की कुल संख्या समग्र भारत में 5 करोड़ है। कुल मिलाकर इन लोगों की संख्या 7,95,00,000 है। अब प्रश्न यह है कि इन 7,95,00,000 लोगों की स्थिति क्या है। पहले आदिम जातियों को ले, उनकी सभ्यता किस अवस्था में है। उन्हें तो यह आदिम जाति नाम दिया गया है, उससे ही उनकी वर्तमान दशा का पता चल जाता है। वे वनों में यत्र तत्र छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। वे जंगली फल, कंद व मूल खाते हैं। भोजन के लिए वे मछली और वन्य जंतुओं का शिकार भी करते हैं। उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था में खेती का नगण्य स्थान है। खाद्य सामग्री का वहाँ नितांत अभाव है, अतः उन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। ये उनकी नीति है। वे लगभग पूर्ण नग्न अवस्था में रहते हैं। बोंडा पोराज नामक यह आदिम जाति है। बोंडा पोराज का अर्थ है कि नग्न पोराज। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी महिलाएं एक टुकड़ा लपेटे रहती है जो पेटीकोट का काम करता है। वह वैसा ही होता है जैसा कि असम के मोमजाक नागा लोग पहनते हैं। उसके सिरे बाई जंघा के ऊपर बड़ी मुश्किल से बंध पाते हैं। ये पेटीकोट जंगली पेड़ की छाल के रेशे से घर पर ही बुने जाते हैं। लड़कियां अपने बालों में ताड़ के पंख और मनके लगाकर चोटियां गूंथती है। वे अपने गले में ढेर सारे मनके की मालाएं और अन्य आभूषण ठीक उसी प्रकार धारण करती है जिस प्रकार की अनेक मोमजाक महिलाएं धारण करती है। इसके अलावा महिलाएं कुछ भी नहीं पहनती। महिलाएं अपने सिर को पूरी तरह मुंडवाती है। निजाम के राज्य में फरहाबाद के पास रहने वाली चेंचू नामक एक जाति के बारे में कहा जाता है कि उनके घर शंकु के आकार के छोटे छोटे होते हैं। शंकु के शीर्ष से ढाल देकर चारों ओर नीचे तक बांस की लंबी पट्टियां लगी होती है और इन्हें घास फूस से ढक दिया जाता है जो छप्पर का काम करता है। माल मते के रूप में उनके पास कुछ नहीं होता। वे नाम मात्र के कपड़े पहनते हैं। पुरुष लंगोटी और कच्छा पहनते हैं और महिलाएं एक छोटी सी अंगिया और पेटीकोट पहनती है। यही उनके वस्त्र होते हैं। इसके अलावा खाना पकाने के कुछ बर्तन और एक दो टोकरियां होती है। कभी कभी उनमें अनाज रखा जाता है, अनाज रखा होता है। वे पशु और बकरियां पालते हैं। केवल इसी गांव में थोड़ी बहुत खेती होती है। अन्यत्र वे अपने निर्वाह के लिए शहद और जंगलों में पैदा होने वाली सामग्री पर निर्भर रहते हैं जिन्हें वे बेचा करते हैं। मोरिया नामक एक अन्य आदिम जाति के बारे में कहा जाता है कि पुरुष सामान्यतः कमर के नीचे घुटने के ऊपर तक धोती नुमा अंगोछा बांधे रहते हैं जिसका पल्ला सामने लटका रहता है। वे मनकों की माला भी पहनते हैं और नृत्य के समय वे अपने साफों में मुर्गे और मोर के पंख खोस लेते हैं। अनेक लड़कियां अपने शरीर को, विशेषतः अपने चेहरे को गुदवा लेती है। कुछ तो अपनी टांगों पर भी गुदव लेती है। ये गुदने नीची रुचि के अनुसार विभिन्न आकृतियों के होते हैं। गोदने का ये काम सुई और कांटे से किया जाता है। उनमें से अनेक अपने बालों में जंगली मुर्गों के पंख लगा लेती हैं। वे अपने सिर
लकड़ी के कघों, टीन और पीतल से भी सजा लेती है।